मैथमेटिकल सोच भी इंसान को होना चाहिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि हम जो पैसा रख रहे हैं ये किस स्टॉक पे रख रहे हैं, किस हिसाब से इसका रिटर्न मिलेगा, ये रिटर्न का रेशियो कितना होगा। तो इसका भी एक कैलकुलेशन होना चाहिए। कैलकुलेशन जैसे हिस्टोरिकल डाटा देख करके हिस्टोरिकल कैसा परफॉर्मेंस रहा था स्टॉक का, जो स्टॉक में हम काम करना चाहते हैं, कब निकालना है, कब उसमें एंट्री करना है। तो ये एक मैथमेटिकल सोच भी है। जैसे देखिए कोई भी अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर किसी में मिलता है तो अगर साल का 10% है, अगर महीने में उसको अगर देना पड़ता है साल का 10 से 100 रुपया आपने लिया तो 100 रुपया का 10 रुपया जो साल का इंटरेस्ट है वो हर महीने में आपको अगर देना पड़ेगा तो कितना पैसा देना पड़ेगा, साल में 10 रुपया। तो उसको मतलब 10 रुपये को 12 से डिवाइड कर दो ना तो उतना पैसा आपको महीने को देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ऐसे 83-84 रुपया देना पड़ेगा, पैसे देना पड़ेगा। तो ये कॉम्पाउंडली इंटरेस्ट को हम जब देखेंगे 1 साल बाद तब वो 10% नहीं रहेगा, क्योंकि ये 83 पैसे जो है ना वो तो ऐड हो गया। अगले साल 108 रुपया मतलब 100 रुपया 83 पैसा जो है उसके ऊपर में इंटरेस्ट आएगा। मतलब एक कॉम्पाउंडली जो इंटरेस्ट आपका आएगा 1 साल बाद वो मतलब 10% नहीं रहेगा, क्योंकि 10% ऐसे नॉमिनल रेट है और जो देना पड़ेगा एक्चुअली जो पे करना पड़ेगा वो आपका होगा इफेक्टिव रेट। ठीक है, तो ये दोनों में फ़र्क है। जैसे कोई स्टॉक ऐसे परफॉर्मेंस देता है 12%, 15%, 20% ऐसे दे देता है, कोई स्टॉक और भी ज़्यादा दे देता है 1 साल में, लेकिन कॉम्पाउंडली कैसा दे रहा है, उसका इफेक्टिव कितना है, ये भी एक कैलकुलेशन की बात है। तो देखिए आज तक जितने भी बड़े बड़े आदमी बने हैं ना, सभी ने कोई ना कोई एक सोच रखा है, कोई एम रखा है बहुत दूर का, और अपना काम करते गए, दिल से अपना काम किए। ठीक है, बिना मेहनत का कुछ भी नहीं होता है। कि झुनझुनवाला साहब भी बहुत मेहनत की है, क्या स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, बैठे बैठे काम कर रहे हैं, इसका मतलब कोई मेहनत नहीं है? क्या लगता है आपको? बहुत मेहनत है इसमें। हमारा ह्यूमन ऑर्गन्स जो है सब में इफेक्ट होता है, ये ब्रेन से लेकर के एकदम सब कुछ। तो ये मेहनत करना पड़ता है कि हमको किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, किस में से ज़्यादा रिटर्न मिलने वाला है, अगर रिटर्न कम भी मिलता है किस में रिस्क कम है, कैसे पोजीशन को हेज करके रखना है। ऐसे जो हम डेरिवेटिव्स के लिए जो वीडियो बनाए थे इसके पहले, तो ये डेरिवेटिव्स जो है इन्हीं लोगों के लिए है एक्चुअली। मतलब ये झुनझुनवाला साहब और इन जैसे बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर है हमारे देश में, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं। शायद आप लोग भी मेरा वीडियो जो सुन रहे हो इसमें से भी, आप लोग में से भी कोई इतने बड़े इन्वेस्टर रह सकते हो जो हेज करके रखते हो अपना पोजीशन को, वो डेरिवेटिव्स वाला पुट कॉल ये सब ऑप्शन से जो ट्रेड होता है एक्चुअली। तो उन्होंने जब स्टार्ट किया था 1985 में, तब तो NSE नहीं था, तब तो हेजिंग का कोई सवाल ही नहीं था। उस टाइम में तो स्टॉक एक्सचेंज में जा कर के वो रिंग में BSE का रिंग था, BSE के रिंग में जा कर के मैनुअली काम होता था, वो सब इशारा करके होता था। आप मूवी में देख सकते हो ऐसे स्टॉक मार्केट का तो बहुत सारे मूवी है। एक गपला बोल के एक मूवी है, मैंने देखा था जो हर्षद मेहता के लिए बना हुआ था। तो उसमें देखा था BSE के रिंग में वो से 2-3 ऐसे सिग्नल देता था, तो ऐसी मतलब बाय सेल होता था। तो बाद में जब NSE आया तब तो डेरिवेटिव्स आया। अभी आप लोग ट्रेड करते हैं निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, कोई स्पेसिफिक स्टॉक में उसका डेरिवेटिव में कॉल खरीदते हैं, पुट खरीदते हैं, बेचते हैं। ऐसा नहीं होता था उस टाइम में। लेकिन उस टाइम जो है अपना इंडिया का ही पैसा था, डोमेस्टिक पैसे से काम होता था, क्योंकि FIS तो आया नहीं था। मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो मतलब इन्वेस्टर्स हैं वो तो आए नहीं थे, वो तो बाद में आए थे, 1992 के बाद में आए थे। तो देखिए कोई भी इन्वेस्टमेंट
आपको रिजल्ट तो एक दिन तो देगा ही, अगर आपका तरीका सही रहा, अगर आप दिल से कर रहे हैं कोई काम, अगर कोई काम भी आप दिल से कर रहे हैं ना, तो वो भी आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट है। आप जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं ना, वो भी आपके लिए इन्वेस्टमेंट है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। आप कोई पेड़ लगाए हैं, वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। आपने कोई ज्ञान लिया, वो भी इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको वो काम में आएगा। ये ज़िंदगी अगर छोटा भी कहें तो वो छोटी सी ज़िंदगी में आपको हर पल सीखने को मिलता है। हर पल आपको जो है, अगर सीखा हुआ पहले से हो आप, तो उसको अप्लाई करने को मिलता है। रास्ते में चलते वक्त हो, सोते वक्त हो, खाते वक्त हो, कुछ काम करते वक्त हो, स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ फंड मतलब उसका एनालाइज करना हो, तो हर वक्त अपना जो शिक्षा है वो काम में आता है। तो डेरिवेटिव्स में काम जो करते हैं आप लोग, डेरिवेटिव्स तो ऐसे भी रिस्केबल है बहुत, मैंने बहुत पहले कहा है। तो उसमें से जितना दूर रह सके उतना ही अच्छा है। और अगर उसमें काम करना हो तो वो तो हेजिंग के साथ में करना है, वो तो मैंने बताया। और उसका वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा, आज उसके लिए मैं बात नहीं करूंगा डेरिवेटिव्स का। आज मैं आपके स्टॉक मार्केट के बारे में बताऊंगा। और मेरा एक्चुअली आज का टॉपिक यही रहेगा, इन्वेस्टमेंट वाला। क्योंकि देखिए, अब अगर कोई चीज़ को स्टडी करते हैं ना ठीक से, तो उसको उसका कमजोरी और उसका खासियत आपको मिल ही जाता है। कोई भी एक स्टॉक को लेकर के आप अगर मान लीजिए कि अब तो बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करते होंगे, तो जिस प्रोडक्ट को आप यूज़ करते हैं उसके बिना दूसरा नहीं यूज़ करते हैं, तो वो कोई कंपनी का प्रोडक्ट है, वो अगर लिस्टेड है वो कंपनी बड़ी कंपनी हो, चाहे कोई गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, कोई कार हो, या कोई टूथपेस्ट हो, कोई साबुन हो, कोई और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो वो किस कंपनी का है, आपका डिमांड कैसा है, दूसरे का डिमांड कैसा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, आप उसी को स्टडी कीजिए मार्केट में। देखिए उसका पिछला डाटा, देखिए कैसे कैसे उसका चार्ट बना है, किस तरफ जा रहा है। कोविड के टाइम में बाकी स्टॉक के हिसाब से वो कितना ज़्यादा गिरा था, कितना % ज़्यादा गिरा था, अगर जब नहीं गिरा था तो कितना कम गिरा था, और उसके बाद बाउंस बैक लेते समय कैसे बाउंस बैक लिया। तो ये सब भी आप स्टडी कीजिए। और साथ में हो सके तो उस कंपनी के वेबसाइट में जा कर के उनका फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है, वो फाइनेंशियल रिपोर्ट आप निकालिए। जितने साल का, पिछले 3 साल का, 5 साल का जितना भी आपको मिलता है वो निकालिए और उसको देखने का कोशिश कीजिए, ठीक है। ऐसे एक बैलेंस शीट आप निकालेंगे तो उसमें 3 साल का आपका परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। अब बैलेंस शीट देखना कैसे है, बैलेंस शीट देखने के लिए मैं एक दूसरा वीडियो में बनाऊंगा, मैं कल परसों में बनाऊंगा, मतलब लाइव बनाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा बोर्ड लेकर के उसमें आपको दिखाने का। ऐसे मैं आपको बता देता हूँ, हाँ, ऐसे उतना कुछ है ही नहीं। बैलेंस शीट में 2 ही चीज़ होता है, एक लाइबिलिटी होता है, एक एसेट होता है। लाइबिलिटी जो है वो ऊपर में होगा, ठीक है। उसमें आपका देखिए, ऐसे आप बैलेंस शीट को अपने सामने में रखेंगे तो राइट हैंड साइड से, मतलब पिछले ईयर, अभी मान लीजिए 20, मतलब 2020, 21, 22, ये तीनों ईयर का रहेगा, ठीक है। और एक कॉलम में आपका ऊपर में लाइबिलिटी और नीचे में एसेट रहेगा। अभी लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल वगैरह, ठीक है, फिक्स मतलब लॉन्ग टर्म लोन वगैरह ये सब हो गया, ठीक है। और उसके बाद शॉर्ट टर्म मतलब लाइबिलिटी जो होता है, ठीक है, तो शॉर्ट टर्म लोन वगैरह है, ये सब मतलब करेंट लाइबिलिटी जो है, ठीक है, वो रहेगा। उसके नीचे में फिक्स एसेट रहेगा। हाँ, फिक्स कंपनी का किस तरह का एसेट है, मतलब कोई कंपनी का, जैसे IT कंपनी का तो मैक्सिमम तो इंटेंजिबल एसेट है, जिसको हम छू नहीं सकते। एसेट तो 2 तरह का होता है, हाँ, जैसे मतलब फिजिकली देखा जाए तो जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है, टच कर सकते हैं, वो एक एसेट है जो है टेंजिबल एसेट। और जिसको हम छू नहीं सकते, हाँ, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जैसे कोई कंपनी का ब्रांड हुआ, ट्रेडमार्क हुआ, हाँ,
कोई मतलब डिज़ाइन हुआ, ये सब जो है हाँ आपका इंटेंजिबल एसेट है। तो वो एसेट देखिए, ठीक है, एसेट लाइबिलिटी दोनों बराबर रहेगा। अब देखना है उसमें प्रॉफिट कितना ऐड हुआ है 3 साल में, ठीक है। 2020 में तो ऐसे उसको तो बेस हम मान नहीं सकते, तो 2019 का, 2021, 2022 ये तीनों साल का देखिए। 2020 का देखने से आपको बैलेंस शीट आप ठीक तरह से मतलब एनालाइज नहीं कर पाएंगे, उसको देखना भी नहीं, वो बेस में भी नहीं आएगा, वो किसी भी नहीं आएगा। वो पैंडेमिक सिचुएशन का एक आपका क्या कहूँ, हाँ एक सिग्नल है, ठीक है। तो वो कुछ नहीं है। वो 19 का देखिए, 21, 22 का कि उसमें उस कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट में P&L भी निकालना होगा, बैलेंस शीट में आपको नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसे बैलेंस शीट में से आपको देख लेना है कि कंपनी के पास कैश फ्लो कितना है, ठीक है, नेट एसेट कितना है, लाइबिलिटी कितना है, ठीक है, कोई डेट है क्या, ऐसे देख लेना है। वही ज़्यादा ज़रूरी है देखना। अगर डेट फ्री कंपनी है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और तब P&L देखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको क्या देखना है कि कंपनी का एक्सपेंस कितना हुआ है, मतलब कोई जो फालतू एक्सपेंस है वो ज़्यादा हुआ है, एक्चुअल जो ग्रॉस प्रॉफिट जो उन्होंने मतलब अर्न किया है उससे बाद जो नेट प्रॉफिट तक उसका एक्सपेंस किस तरह का रहा। और अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, अगर कंपनी कोई मान लीजिए कोई फैक्ट्री है उनका, तो वहाँ से मतलब आने के बाद ट्रेडिंग तक वहाँ का डिफरेंस देखिए 3 साल का। अब ट्रेडिंग में 3 साल का देखिए, ट्रेडिंग में किस तरह का रहा उनका रेवेन्यू का, मतलब सेल का किस तरह का मतलब उसका परफॉर्मेंस रहा। फिर आ जाइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस में आपको वही देखना है कि कोई ज़्यादा मतलब डेटर जो है मतलब बैड डेट हो गया है, उसका किस तरह का प्रोविज़न रखा है। तो ये सब चीज़ आपको देखना है। और उसका जैसे डेप्रिसिएशन का ध्यान रखना है आपको सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसके एसेट तो मतलब घटते रहते जैसे मतलब टेंजिबल एसेट हो, इंटेंजिबल एसेट भी मतलब घटता है, ठीक है। जैसे गुडविल का भी मतलब घटना बढ़ना, जैसे कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़ता है गुडविल बढ़ता है। लेकिन कोई मतलब सॉफ्टवेयर है, कोई कंपनी का कोई एक टेक्नोलॉजी है, आज वो बहुत दाम में बिक्री हो रहा है, हाँ, लेकिन कल उसका दाम घट जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से उसका एमोटाइजेशन, ठीक है, एमोटाइजेशन किस तरह का हुआ है वो भी देख लेना है। हाँ, आगे जाकर के पैसा कैसा काम करेगा वो एक्चुअली आईटी कंपनी में होता है। बाकी सारे कंपनी में जैसे मशीनरीज वगैरह ज़्यादा है, हाँ, जो हेवी इंजीनियरिंग वाले कंपनी है उनमें एसेट का आपको देखना पड़ेगा, उसका डिप्रिसिएशन कितना लगा, हाँ, मतलब एबिटा वगैरह, तो ये सब आपको देखना होता है। तो ये सब के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और इसको डिटेल्स में समझाने की बात है। ऐसे हम जो बोल रहे हैं आप कोशिश एक बार कीजिए अपने आप से, अगर होता है तो, हाँ, नहीं तो मैं बोर्ड में अच्छी तरह से इसका आपको बताऊंगा, ठीक है। एकदम मैन्युफैक्चरिंग से लेके ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट पूरा बताऊंगा। सिर्फ आप कोई कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी का फंडामेंटल जानिए, आप जिस कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसके जानिए, जिसका नाम हमेशा सुनते हैं, ठीक है। हमेशा आपको लगता है अरे ये कंपनी, अरे बाप रे, अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा है, अरे हाँ, जहाँ जाते हैं उसी का प्रोडक्ट, अरे कहीं रेस्टोरेंट में चले गए खाने के लिए, देख रहे हैं उसका ऐड, कोई खाने के लिए कोई सामान दिया, कोई कुछ दिया, तो उसमें भी देख रहे हो वो प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ। तो देखिए इस तरह से एडवर्टाइजमेंट हो जाता है कंपनी का, और ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट भी ठीक नहीं है, उसके लिए हानिकारक भी होता है। तो जब प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट से लेकर के सुबह से आपका बाइक हो, आपका कार हो, ठीक है, आपका लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, मोबाइल हो, पेपर्स हो, आपको सभी कुछ बता दे रहा हूँ। कोई मेडिसिन हो जो ज़्यादा मतलब यूज़ होने वाला है, तो आपको ध्यान रखना है जो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है तो किस ब्रांड का ज़्यादा चल रहा है और कब तक उसका चलने का मतलब पॉसिबिलिटी है, कंपनी कितने साल से मतलब ग्रो कर रहा है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, डेट फ्री कंपनी है क्या, ये सब आपको देखना है। और अगर ऐसे आपको कोई स्टॉक मिल जाए और आप उसमें इन्वेस्ट करने लग गए, तब तो देखिए एक बड़ा इन्वेस्टर होना कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर सोचेंगे कि मैंने सुबह लिया शाम तक मुझे इतना रिटर्न मिलना चाहिए, तो पॉसिबल नहीं है। इसमें क्या है कि
आपका नुकसान ही होगा, क्योंकि ये तो ट्रेडिंग वाला फिर बात आ गया। और आज तो मैं ट्रेडिंग के लिए बोलूँगा ही नहीं, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट में मिलेगा आपको वो ट्रेडिंग में कभी नहीं मिल सकता है। ठीक है, ट्रेडिंग में हर रोज़ आपको प्रॉफिट कभी नहीं होगा, और हर रोज़ भी लॉस होगा ऐसा नहीं है, लेकिन हर रोज़ लॉस हो सकता है लेकिन प्रॉफिट नहीं हो सकता है। ठीक है, आपके पास कम पैसा है, ठीक है, आप कम इन्वेस्ट करो, कम इन्वेस्ट करो, प्रॉफिट मतलब आपको मान लीजिए कोई अगर आपने टारगेट रखा है कि हाँ इसका प्रीवियस डाटा ऐसा रहा तो 6 महीने में, मतलब एक शॉर्ट टर्म में 3 महीना 6 महीना एक शॉर्ट टर्म में इतना रिटर्न मेरे को दे सकता है ये पैसा, तो उस पैसा को मैं विड्रॉ कर लूँगा या फिर दूसरा कोई शेयर में मैं इन्वेस्ट कर दूँगा। हाँ, तो ऐसा अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू रहा तो आप उसको बेच दीजिए, फिर दूसरा स्टॉक में आप इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, आप मार्केट को देखते रहिए, मार्केट को तो हर रोज़ देखना ही है, क्योंकि हाँ किस तरह का परफॉर्मेंस, कौन कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है वो तो आपको देखना ही है। नहीं तो एक स्टॉक में पड़े रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा, पोर्टफोलियो बनाना है। ऐसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला कंपनी जो है ना, अगर ठीक ठाक है तो ठीक है, ज़्यादा रिटर्न देने कंपनी हाँ आपको ज़्यादा मतलब लॉस भी दे सकता है, इसका भी प्रोबेबिलिटी रहता है। ठीक है, और धीरे धीरे चलने वाले जो कंपनी है ना, कंपनी हो चाहे कोई भी हो, इंसान भी हो, इंसान का भी चलने का ढंग अगर किसी तरह का हो कि वो धीरे धीरे बढ़ा हो तो वो उसका ग्राफ उसी हिसाब से चलता है। ये ऐसा नहीं कि उसका ग्राफ ऐसे ऊपर चला गया एक ही तरफ फिर नीचे आ गया, ऐसा नहीं है, कभी भी की तरह चला गया फिर ऊपर आ गया, ऐसा नहीं है। तो इंसान के मतलब ज़िंदगी में चलने का जो सफ़र का जो रास्ता है उसी हिसाब से उसका रास्ता हो तो वो ठीक रहता है। ये आपको समझना होगा, थोड़ा साइकोलॉजी इसमें आपको यूज़ करना होगा। देखिए, मैं तो कोई स्टॉक रिकमेंड तो करता नहीं हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को जो टेक्निकल बात बताता हूँ और डाटाबेस का भी बात बताता हूँ, मेरा पिछला वीडियो में आपको सभी मिलेंगे, अगर सब देखेंगे तो स्टॉक एनालाइज करना कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट रिस्केबल है ये मैं मानता हूँ, कभी भी झटका लग सकता है, लेकिन आप अच्छे कंपनी में इन्वेस्टेड हो तो आप निकल सकते हो। ऐसा है कि मतलब आज ही आप निकल जाओगे ऐसा नहीं है, 1 महीना 2 महीना 6 महीना भी आप निकल सकते हो। अच्छा रेट में भी निकल सकते हो, प्रॉफिट में निकल सकते हो। तो पेनी स्टॉक में आपने लगा दिया पैसा पूरा और वो पेनी स्टॉक गिर गया, कंपनी लॉस में चला गया, तब तो मुश्किल है। अच्छे क्वालिटी का शेयर आपको हमेशा अच्छा ही रिटर्न देगा। देखिए, बफेट साहब ने भी ऐसे इन्वेस्टमेंट ही शुरू किया था। उनको देखिए अभी कहाँ से कहाँ पहुँच गए। जैसे जितने भी लोग हैं इंटरव्यू में आते हैं, आप देखिएगा, जैसे कोई न्यूज़ चैनल खोल करके बिजनेस चैनल, उसमें इंटरव्यू में जो लोग आते हैं ना, बड़े बड़े लोग, तो ये सारे इन्वेस्टमेंट में उसका फोकस रहता है, ट्रेडिंग में उनका फोकस नहीं रहता है। शायद इन लोगों में से सबको हर दिन पता भी नहीं रहेगा कि इंडेक्स कहाँ है। ठीक है, मैं सही बोल रहा हूँ। आप ऐसे इंटरव्यू अगर देखे होंगे, कोई राकेश झुनझुनवाला साहब का भी पहले कोई मतलब बिजनेस चैनल में, या रामदेव अग्रवाल साहब के, ठीक है। तो ऐसे बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू लेते वक्त उन लोगों को ध्यान भी नहीं रहता कि आज निफ्टी कहाँ पे ट्रेड हो रहा है, लेकिन एज ए ट्रेडर तो आपको तो देखना ही है। मैं जानता हूँ कि ये वीडियो जो लोग देखेंगे उसमें से ज़्यादा लोग ट्रेडर ही होंगे, इसलिए आप बुरा मत मानिएगा। ट्रेडिंग करना कोई बुरी बात नहीं है। ट्रेडिंग करने के लिए आपको क्या दिमाग का थोड़ा सा इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो इसका कुछ स्ट्रेटजी फॉलो करना पड़ेगा, डाटा देखना पड़ेगा, जैसा आपको अभी बताया इफेक्टिव और नॉमिनल वाला। ऐसे आपको उसका चार्ट भी देखना होगा, सप्लाई चेन भी देखना होगा। आप करें भी तो क्या करें, निफ्टी में करे कि बैंक निफ्टी में करे कि स्टॉक में करे। देखिए,
मेरा एक कहना है कि प्रॉफिट कम से कम हो, लॉस ना हो, बस। ट्रेडर लोग क्या है कि आज अगर 20-50 हज़ार का प्रॉफिट हुआ ना, तो वो 2 दिन में या 1 दिन में वो पैसा पूरा गवा देता है, क्योंकि उसका क्या है, ओवर कॉन्फिडेंट आ जाता है। ये तो गलत है। तो फिर हमने 3 दिन स्पेंड किया, 1 दिन प्रॉफिट कमाने के लिए, दूसरे दिन प्रॉफिट गवाने के लिए, और तीसरे दिन जो है उस प्रॉफिट को फिर दोबारा रिकवरी करने के लिए और भी प्रॉफिट और भी लॉस किया। तो क्या हुआ, 2 चीज़ का स्पेंड किया। एक तो वो प्रॉफिट जो कमाया था, ऊपर से उसको रिकवरी करने के लिए पूरा लॉस भी सफ़र किया, और टाइम स्पेंड किया। तो पैसे तो बाद में चलो आ ही जाएंगे, लेकिन ये टाइम कभी नहीं आएगा। जो मतलब कीमती समय आप दे रहे हैं ना, स्पेंड कर रहे हैं, ये कभी नहीं आएगा वापस। तो ध्यान ये रखना है आपको कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट यही एक रूल है जो आपको अमीर बना सकता है। अगर आपने ट्रेडिंग को एज ए डेली बेसिस पे ले लिया, आपको ट्रेड ही करना है और यही आपका सब कुछ, यही प्रोफेशन है। अगर आप पुराने ट्रेडर हो तो आपको पता होगा सब कुछ, तब तो सिस्टमेटिक तरीके से करते होंगे। अगर कोई पुराने ट्रेडर अगर सुन रहे हैं तो जानती हैं स्ट्रेटेजी के बारे में। अगर कोई नए ट्रेडर हो, अगर आपने और भी बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, उसमें से कितना भी जानकारी आपको मिला होगा, शायद मेरा उससे अच्छा नहीं हो, उससे बुरा भी हो सकता है, उससे अच्छा भी हो सकता है। तो मैं ये कहूँगा कि ट्रेडिंग करने के लिए आपको तो डिसिप्लिन मानना होगा। वो तो स्टॉप लॉस वाला सिस्टम और डाटाबेस और चार्ट, 3 चीज़ आप अगर सही रखोगे तो ट्रेडिंग में शायद लॉस नहीं होगा। मैंने एक दिन, कुछ दिन पहले एक चार्ट दिखा रहा था, लाइव चार्ट दिखा रहा था मार्केट चलते वक्त 10-10:30 बजे करीब सुबह। तो उसी वक्त जो है एक स्टॉक के लिए मैंने दिखाया था कि ये स्टॉक जो है, शायद वो अदानी एंटरप्राइज था। तो ये स्टॉक जो है, इसका डाटा देखा मैंने, और आपको भी मतलब मैंने डाटा दिखाया था। जो लोग देखे हैं वीडियो को देख सकते हैं, लिंक है। आप मेरे चैनल जो है मतलब चिरंजीत मंडल क्लासेस है, तो उसमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो उसमें सब वीडियो मिलेंगे आपको। तो उस दिन जो है अदानी का रेट था कितना, 2720-22 ऐसा कुछ था। तो उसी जगह वो तो घूम रहा था, ऐसा हो रहा था। तो मैंने देखा कि उसका ऑप्शन चेन का डाटा जो है ना, वो कॉल साइड में बहुत दूर में जा कर के ऐड हो रहा है, और जो नज़दीक का कॉल है, जो इन द मनी कॉल है, उसमें से कॉल राइटर हट रहा है। मतलब क्या है कि कॉल राइटर जब वो कॉल सेल किया था तो बहुत कम पैसे में मतलब सेल किया था, कम पैसा मिला होगा, तो इसीलिए क्या है, उसको लॉस होने लगा। तो वो कॉल से निकल जाएगा ना। और जो बायर है वो छोटा मोटा लोग है, हमारे जैसे छोटे मोटे ट्रेडर है, उसको प्रॉफिट मिल गया तो वो भी निकल गया। तो उस जगह का कॉन्ट्रैक्ट मतलब माइनस हो रहा है उस स्ट्राइक प्राइस का, जो इन द मनी स्ट्राइक प्राइस है, और उसके एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का भी माइनस होने लग गया, और पुट साइड में ऐड होने लग गया। इसका मतलब क्या है कि पुट साइड में आपका एट द मनी ऑप्शन में ऐड हो रहा है, स्टॉक बुलिश फेस में है, पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है। इसका मतलब यह है कि पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, मतलब कि स्मार्ट मनी वहाँ पे लग रहा है। ठीक है, वो बहुत स्मार्ट मनी है कि वो उस जगह इंटरेस्ट बढ़ाने का मतलब ये है कि वो नीचे आने नहीं देगा, या नीचे आने का चांसेस कम है, उसका प्रोबेबिलिटी कम है। तो मैंने इस हिसाब से डाटा एनालिसिस किया और बताया लाइव में कि ये स्टॉक अगर 50 पार करता है तो 40 पार करता है, 40 या 50 ऐसा कुछ रेंज मैंने बताया था। वो अगर पार करता है तो वो 2820-40 तक चला जाएगा। तो ऐसे 2820-2840 तक अगले दिन जो है वो चला गया था। ठीक है, तो मेरा ऐसा नहीं है कहना कि मतलब मैंने कोई स्टॉक किसी की आपसे बात किया, मैंने यही बताया कि एक ही चीज़ मैंने बात करते करते मार्केट चल रहा था, तो मैंने एक बार स्क्रीन में घुमा के आप लोगों को दिखाया, और यही मतलब आपको दिखाना चाहा कि आप भी ऐसे देख सकते हो, आप भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको रिकमेंडेड कोई करे और उसी से आपको मतलब ट्रेडिंग करना हो या आपको इन्वेस्ट करना हो, आप खुद से कर सकते हो जो चीज़। तो दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है।
ठीक है ना। रुको तो आप ऐसा कीजिए, तो मतलब NSE की वेबसाइट में जाइए। NSE की वेबसाइट में जा कर के आप जब बैठे रहते हैं मतलब फ्री टाइम में, तो NSE की वेबसाइट में आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है। उसमें डेरिवेटिव्स डाटा छोड़ करके उसका कंपनी का मतलब सभी प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट मिलता है, फाइनेंशियल रिपोर्ट, उसका कौन कौन स्टॉक किस तरह का परफॉर्म किया है, उसका मार्केट मतलब कैपिटल कितना है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ जो है आपको NSE की वेबसाइट में मिलेगा। फिर ऑप्शन चेन तो है ही है, क्योंकि डाटा कभी झूठ नहीं बोलता। देखिए डाटा इसलिए बन रहा है, वो डाटा क्या है, डाटा तो पैसा है। किसी ने ऑप्शन राइट किया है, वो तो ज़्यादा रिस्क लिया है। आपने तो ऑप्शन अगर ख़रीदा है, आपने 20 रुपया का ऑप्शन ख़रीदा है, 1000 क्वांटिटी, 20,000 का आपने ख़रीदा है, लेकिन जिन्होंने बेचा है उनका तो बहुत मार्जिन लगा, ठीक है। तो जो बेचा है उन्होंने ज़्यादा रिस्क लिया है। अब ज़्यादा रिस्क लेने वाला क्या है, वो रेशियो भी देखता है उतना, उसका रेशियो भी फेवरेबल होता है तभी वो बेचता है। तो जिस जगह आपका ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, मतलब क्या है कि किसी भी फेस में हो, अगर बेयरिश फेस में हो, अगर बुलिश फेस में हो, बेयरिश फेस में क्या होगा उस टाइम में, बेयरिश फेस में क्या होगा कि पुट से ओपन इंटरेस्ट कम होने लगेगा इन द मनी और एट द मनी में, ठीक है। और बेयरिश बुलिश फेस में आपको मतलब जो है कॉल साइड में आपका ओपन इंटरेस्ट घटेगा एट द मनी का, इन द मनी का। और बेयरिश फेस में आपका पुट का ओपन इंटरेस्ट आपका इन द मनी घटेगा, एट द मनी घटेगा, आउट ऑफ द मनी भी घटने लगेगा, और कॉल साइड में ऐड होने लगेगा उस टाइम में। और तभी जो है आपको ये बता देता है मार्केट, हर वक्त बता देता है कि क्या करना है और कहाँ बेस बन रहा है। ये भी मैंने बताया था कि ओपन इंटरेस्ट अभी जिस जगह ज़्यादा है, अगर स्टॉक बुलिश फेस में भी है, बुल फेस में भी है, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जहाँ पे जाकर के ऐड हुआ है उस स्ट्राइक प्राइस का आसपास अगर चला जाता है, उस टाइम आप एक बार शॉर्ट करके देख सकते हो। बस उसी स्ट्राइक प्राइस से 1 से 1.5% दूर का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर पुट साइड में मैं कभी भी मतलब ये नहीं बोलूँगा कि आप शॉर्ट करो, उससे अच्छा तो आप मतलब पुट साइड में शॉर्ट करने से अच्छा कॉल खरीद लो, चाहे आपका प्रीमियम घट जाए, थीटा डीके हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पुट साइड में बहुत रिस्क है भाई, उसके लिए आपको मतलब स्ट्रेटजी फॉलो करना पड़ेगा। इन द मनी पुट खरीदना भी पड़ता है या आउट ऑफ द मनी बेचना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। तो आज मेरा टॉपिक ये ट्रेडिंग वाला नहीं है और डेरिवेटिव्स नहीं है, आज मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। देखिए ऐसे बिग बुल तो आप भी बन सकते हैं, ठीक है। तो बस आपको सिर्फ ये मैथमेटिकल थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि मेरे को किस हिसाब से रिटर्न मिल रहा है, मतलब रिस्क और रिवार्ड का रेशियो क्या फेवरेबल है, 1 साल में मेरे को कितना मिल रहा है और 3 महीने में कितना मिल रहा है, और इसका डाटा किस हिसाब से कब जाकर उसका मतलब एक शार्प करेक्शन आ रहा है इस कंपनी का, ये भी एक मतलब बहुत मैटर करता है। कैसा कि कंपनी का एक शार्प करेक्शन भी कभी कभी आता है, तो किस टाइम में मतलब उसका शार्प करेक्शन आता है कि कोई कंपनी जो है सीजन बेस चलता है, तो एक सीजन में उसका कोई करेक्शन भी आ जाता है, तो उसको उसी टाइम में छोड़ देना होता है। आपको पहले से ही एनालिसिस करता है। देखिए मेहनत तो करना होगा, चाहे एक मजदूर हो वो भी मेहनत कर रहा है, ठीक है। और आप स्टॉक मार्केट का आप ट्रेडर इन्वेस्टर हो, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, आपको दिन भर पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा, डाटा देखना होगा, समझना होगा, डेरिवेटिव्स का आपको ग्रीक्स का भी निकालना पड़ेगा, थीटा निकालना पड़ेगा, डेल्टा निकालना पड़ेगा। अभी एक ऑप्शन आपको 7 दिन का अगर छोटा कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम है जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी के, ये तो मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि 7 दिन में एक टाइम पीरियड में आपको 5 ट्रेडिंग सेशन मिलता है, आप 5 दिन में करेंगे क्या? इसलिए टाइम फ्रेम जितना बड़ा होगा उतना अच्छा है। अगर आपका व्यू अगर लॉन्ग टर्म रहा, मतलब 1 साल से ज़्यादा आप इन्वेस्टर हो, तब तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका मिलता है कि आप 1 साल में ऐसा निकलना, 1 साल के बाद निकलना, ऐसा नहीं है। आप उससे पहले भी निकाल के कोई दूसरा स्टॉक में आपको इन्वेस्ट कर सकते हो जो मतलब उससे भी ज़्यादा मतलब आपको प्रॉफिट देने वाला है। मान लीजिए उसका बेस बन गया, वो चलना शुरू होगा, ठीक है, ऐसा लग रहा है आपको, तो उसमें से निकाल के उसमें इन्वेस्ट करो, लेकिन पूरा नहीं। अगर ये आपको प्रॉफिट दे रहा है तो इसमें से आधा उसमें आप इन्वेस्ट करो, क्योंकि कभी भी जो है मतलब प्रॉफिट देने वाला दुकान कभी बंद नहीं करना चाहिए, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कॉन्ज्यूमेबल प्रोडक्ट में ज़्यादा फोकस करना है। और स्टॉक का आपको बताया था कि स्टॉक अगर मोनोपोली स्टॉक है जिसका मार्केट में कॉम्पिटिटर नहीं है, ठीक है, उस तरह का स्टॉक में आपको फोकस ज़्यादा करना होता है। उस स्टॉक के लिए सिर्फ इवेंट काम करता है
और मैक्रो फैक्टर काम करता है। मतलब ग्लोबल फैक्टर जो है, इंटरेस्ट रेट, क्रूड का मतलब दाम बढ़ना, ठीक है, कमोडिटीज़ का दाम बढ़ जाना, ये सब चीज़ उसके लिए मैटर करता है। बाकी जब उसका कॉम्पिटिटर नहीं है तो सेल प्राइस भी उसका फिक्स रहेगा, वो प्रॉफिट मार्जिन भी उसका फिक्स रहेगा, जैसे मोनोपोली स्टॉक। और एक होता है हैबिचुअल प्रोडक्ट, जैसे होता है आपका, जैसे कोई मतलब लीकर सेक्टर वगैरह, ये हैबिचुअल प्रोडक्ट है। हाँ, क्योंकि ये दारू पीने वाला दारू तो पिएगा, है ना। तो सर बुरा मत मानिएगा मेरे बात को, क्योंकि ये कंज्यूमेबल प्रोडक्ट तो है ही, ऊपर से वो हैबिचुअल प्रोडक्ट है। हाँ, उसका मतलब सेल मतलब ज़्यादा कम होता नहीं है, उतना इफेक्ट नहीं क्रिएट करता है। हाँ, तो हाँ, अभी क्या है कि वो लिकर सेक्टर में आपको कॉम्पिटिटर है, वो मोनोपोलिस्टिक है, ठीक है। और कोई कोई तो परफेक्ट कॉम्पिटिटर भी मतलब आ जाता है, परफेक्ट कंपटीशन में भी हम उसको ला सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे इसने प्राइस बढ़ा दिया, दोनों का अगर टेस्ट अगर सही रहा, दोनों का मतलब क्वालिटी सही रहा, हाँ, और मतलब कॉम्पिटिटर आ गया तो इसने प्राइस बढ़ाया तो वो दूसरे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। ये तो सीधी सी बात है। तो ये परफेक्ट कंपटीशन में आ जाता है। और ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक में ज़्यादातर मिलता है। ओलिगोपोली तो आप छोड़ ही दीजिए, मार्केट में आपको परफेक्ट कॉम्पिटिटर मिलेगा और मोनोपोलिस्टिक ज़्यादा